गुड मॉर्निंग बच्चों। जैसा कि आपको पता है कि उच्च माध्यमिक बोर्ड परीक्षा कक्षा 12 हिंदी अनिवार्य का पेपर जो अभी हुआ था उसको हम सोल्व करने का प्रयास करेंगे। देखें, पहले प्रश्न की बात करें। पहला प्रश्न है बहुविकल्पात्मक प्रश्नों के उत्तर दीजिए। यानी आपको 4 ऑप्शन मिलेंगे, उनमें से एक ऑप्शन को आप सही करना है। इसमें से पहले प्रश्न की बात करें। पहले प्रश्न का पहला, इसमें था स्टिंग ऑपरेशन किस पत्रकारिता का रूप है? स्टिंग ऑपरेशन फौजी पत्रकारिता, वॉचडॉग पत्रकारिता, एडवोकेसी पत्रकारिता और वैकल्पिक पत्रकारिता। तो इसमें आपका ए उत्तर रहेगा। उत्तर क्या रहेगा? ए रहेगा। वो आ जाएगी आपकी फौजी पत्रकारिता। फौजी पत्रकारिता, फौजी पत्रकारिता। दूसरे प्रश्न की बात करें, जनसंचार के आधुनिक माध्यमों में सबसे पुराना माध्यम कौन सा है? रेडियो, दूरदर्शन, मुद्रित या प्रिंट माध्यम और इंटरनेट। जैसा कि आपको पता है कि सबसे पहले प्रिंट माध्यम आया था, तो इसमें ऑप्शन आपका रहेगा स। दूसरे में क्या आ जाएगा? स आ जाएगा और उसका उत्तर रहेगा मुद्रित या एक नाम और दिया है प्रिंट माध्यम, मुद्रित या प्रिंट माध्यम। तीसरे प्रश्न की बात करें, भाषा की ध्वनियों को जिन लेखन चिन्हों में लिखा जाता है उसे कहते हैं। तो ध्वनि लिखने के जो अपनाए गए चिन्ह क्या कहलाते हैं? ना तो भाषा कहलाते हैं, ना बोली कहलाते हैं, ना स्वर कहलाते हैं। इसमें जो उत्तर रहेगा वो ब रहेगा और उसका नाम होगा लिपि। उसका नाम हो जाएगा लिपि। तीसरे प्रश्न की बात करें, एक सीमित क्षेत्र में बोले जाने वाली भाषा के स्थानीय रूप को कहते हैं। तो स्वर तो है ही नहीं और व्यंजन है ही नहीं, भाषा तो बहुत क्षेत्रों में बोली जाती है। तो इसमें एक ही ऑप्शन आपके बोली, इसका ए रहेगा और इसका उत्तर होगा बोली। सीमित क्षेत्र में सीमित लोगों द्वारा जो भाषा बोली जाती है उसको बोलते हैं बोली। अगले प्रश्न की बात करें, एक गीत शीर्षक कविता किस संग्रह से ली गई है? कोई दूसरा नहीं, इन दिनों बात सीधी थी, निशा निमंत्रण। तो उत्तर रहेगा निशा निमंत्रण। वह उत्तर आ जाएगा निशा निमंत्रण, निशा निमंत्रण। अगले प्रश्न की बात करें, कवितावली किस कवि की रचना है? सूरदास, कबीर, तुलसीदास, रसकान। तो इसमें ब ऑप्शन रहेगा, जिसका नाम है तुलसीदास, तुलसीदास। अगले प्रश्न की बात करें, छोटा मेरा खेत कविता में कवि को चौकोर खेत किसकी तरह लगता है? कागज का पन्ना, बगुलों के पंख, काले बादल, अंधड़। तो वह किसके समान लगता है? कागज का पन्ना, कागज का पन्ना, कागज का पन्ना। अगले प्रश्न की बात करें, भक्तिन का असली नाम क्या था? भक्तिन का असली नाम था, ना तो गोपालिका था, ना अंजना था, ना भक्तिना था। इसका असली नाम था लक्ष्मी, लक्ष्मी। और लक्ष्मी कह दें चाहे लक्ष्मी कह दें, उसका नाम लक्ष्मी या लक्ष्मी था। भगत जी बाजार चौक में क्या बेचते थे? भगत जी बाजार चौक में ना तो जीरा बेचते थे, बाजार चौक से नमक, काला नमक लाते थे, कुछ नहीं, चूर्ण। तो क्या बेचते थे? वे चूर्ण बेचने का कार्य करते थे। तो ब ऑप्शन रहेगा चूर्ण, चूर्ण। अगले प्रश्न की बात करें, लोक प्रचलित विश्वास और विज्ञान के द्वंद्व का सुंदर चित्रण किस पाठ में हुआ है? तो वो पाठ है काले मेघा पानी दे। इसमें ए ऑप्शन रहेगा और उत्तर आ जाएगा काले मेघा पानी दे, काले मेघा पानी दे। अगले प्रश्न की बात करें, श्रम विभाजन और जाति प्रथा पाठ किसके भाषण का हिंदी रूपांतरण है? तो भीमराव अंबेडकर, महादेवी वर्मा, फणीश्वर नाथ रेणु, हजार प्रसाद द्विवेदी। तो उत्तर आ जाएगा ए भीमराव अंबेडकर, भीमराव अंबेडकर, भीमराव अंबेडकर। जो हुआ होगा जुमले में क्या भाव निहित है? ज्यों का त्यों स्वीकार कर लेने का भाव, प्राप्त विकास, तरक्की को स्वीकारना,
प्रायपन, जो का तो स्वीकार कर लेने का भाव, इसमें आपका आ जाएगा ए, ज्यों का क्यों स्वीकार कर लेने का भाव, ज्यों का तो स्वीकार कर लेने का भाव। वाईटी पंत का पूरा नाम था यशोधर पंत, यशवंत पंत, यशोधर पंत, पहला दिया यशोदा पंत, दूसरा यशवंत पंत, तीसरा यशोधर पंत और चौथा यश कुंवर पंत। तो नाम था यशोधर पंत। तो इसमें स आ जाएगा यशोधर पंत, यशोधर पंत। अगले प्रश्न की बात करें, पाठशाला में लेखक की मित्रता किसके साथ हुई? जूझ पाठ के आधार पर बताइए। वसंत पाटिल, मास्टर मंत्री, केशव कर्णी और मास्टर सोंदलेकर। तो उसका नाम आ जाएगा वसंत पाटिल। कौन था? वसंत पाटिल। वसंत पाटिल के साथ उसकी दोस्ती थी। अगला, दुनिया के 2 सबसे पुराने नियोजित शहर माने जाते हैं। तो मोहनजोदड़ो और हड़प्पा, नागर भारत और गढ़, मिस्र और मेसोपोटामिया, महाकूट और पूर्व की बस्ती। तो मोहनजोदड़ो और हड़प्पा, यह आ जाएगा मोहन जोदड़ो और हड़प्पा। दुनिया के 2 सबसे पुराने नियोजित शहर माने जाते हैं। जूझ पाठ के लेखक का नाम, जूझ पाठ के लेखक का नाम था आनंद यादव। तो द आ जाएगा इसमें आनंद यादव, आनंद यादव। अगले प्रश्न की बात करें, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। पहला प्रश्न है दूसरे प्रश्न का पहला, दूसरे प्रश्न का पहला है, शब्द की जिस शक्ति से किसी शब्द के सबसे साधारण, लोक प्रचलित अथवा मुख्य अर्थ का बोध होता है उसे कहते हैं अभिधा समझ, उसे कहते हैं अभिधा समझ। दूसरा है, नरेश तो बैल है। वाक्य में शब्द शक्ति है। शब्द शक्ति के 2 प्रश्न आ गए। तो वाक्य में लक्षणा शब्द शक्ति है, वाक्य में लक्षणा शब्द शक्ति है, बैल जैसे उसमें गुण है। अगला प्रश्न है, पानी गए न उबरे मोती माने सून। पानी शब्द में खाली स्थान अलंकार है। तो इसमें आ जाएगा, तीसरे में आ जाएगा आपका सलेश, तीसरे में आ जाएगा सलेश अलंकार। अगले प्रश्न की बात करें, जब किसी व्यक्ति के एक अर्थ में कहे गए शब्द या वाक्य का कोई दूसरा व्यक्ति जानबूझकर दूसरा अर्थ कल्पित करे तो वहां खाली स्थान अलंकार होता है। तो वहां खाली स्थान अलंकार होता है वक्रोक्ति अलंकार, वक्रोक्ति अलंकार। अगला प्रश्न है, एन्युअल शब्द का सही हिंदी अर्थ है। स्पेलिंग है ANNUAL और एनुअल का होता है वार्षिक, एनुअल का अर्थ होता है वार्षिक। अगला है, शिविर शब्द के लिए सही अंग्रेजी शब्द है, शब्द है शिविर। शिविर का अर्थ होता है कैंप, CAMP, कैंप। अगले प्रश्न की बात करें, निम्नलिखित अपठित गद्यांश को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर अपनी उत्तर पुस्तिका में दीजिए। चरित्र बल मनुष्य का सर्वोच्चतम गुण है। मनुष्य अपने चरित्र की शक्ति से अनेकानेक आपत्तियों, विपत्तियों और कठिनाइयों का सामना कर सकता है। चरित्र किसी व्यक्ति, समाज अथवा राष्ट्र की मूलाधार कर सकती है। सम्मान पूर्वक और सफल जीवन व्यतीत करने के लिए उत्तम चरित्र का होना नितांत आवश्यक है। दूसरों पर जितना गहरा प्रभाव चरित्र का पड़ता है उतना अन्य किसी गुण का नहीं। जीवन को सुख, शांति तथा आनंद से भरपूर बनाने के लिए मनुष्य को निरंतर सच्चरित्र बनने का प्रयास करना चाहिए। दुष्चरित्र व्यक्ति समाज का कोड है, मानवता का कलंक है। सच्चरित्र सफलता की कुंजी है। सच्चरित्रता के अभाव में केवल बुद्धि ज्ञान सुगंधित शव के समान है। उपयुक्त गद्यांश का उचित शीर्षक लिखिए। तो उपयुक्त गद्यांश का उचित शीर्षक है मनुष्य का चरित्र। सीधा भी चरित्र लिख सकते हो आप, या मनुष्य का चरित्र।
मनुष्य का चरित्र। तो पहला उत्तर। तीसरे का दूसरा, मनुष्य का सर्वोच्चतम गुण है चरित्र बल। मनुष्य का सर्वोच्चतम बल क्या है? चरित्र बल। सर्वोच्चतम गुण क्या है? चरित्र बल। तीसरा है, चरित्र की शक्ति से मनुष्य क्या क्या कर सकता है? चरित्र की शक्ति से व्यक्ति अनेकानेक आपत्तियों, तीसरे में रह जाएगा आपका अनेकानेक आपत्तियों, विपत्तियों और कठिनाइयों का सामना कर सकता है। और कठिनाइयों का सामना कर सकता है। अगला प्रश्न है, उत्तम चरित्र का होना किसके लिए आवश्यक है? उत्तम चरित्र का होना किसके लिए आवश्यक है? तो उत्तम चरित्र का होना सम्मान पूर्वक और सफल जीवन व्यतीत करने के लिए, सम्मान पूर्वक और सफल जीवन व्यतीत करने के लिए, सफल जीवन व्यतीत करने के लिए, सम्मान पूर्वक और सफल जीवन व्यतीत करने के लिए उत्तम चरित्र का होना आवश्यक है। मनुष्य को सच्चरित्र बनने का प्रयास क्यों करना चाहिए? मनुष्य को सच्चरित्र बनने का प्रयास क्यों करना चाहिए? तो जीवन को सुख शांति और आनंद से भरपूर बनाने के लिए, जीवन को सुख शांति व आनंद से भरपूर बनाने के लिए, आनंद से भरपूर बनाने के लिए। अगला है, सच्चरित्रता के अभाव में केवल बुद्धि ज्ञान किसके समान होता है? सुगंधित शव के समान। सुगंधित शव के समान, सुगंधित शव के समान। तो इस प्रकार इस प्रश्न में 6 प्रश्न थे, इसका उत्तर इस प्रकार लिखना था। अगला प्रश्न, चौथा प्रश्न, निम्नलिखित अपठित पद्यांश को पढ़कर उत्तर अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखिए। मेरो मन अनंत सुख, मेरो मन अनंत कहां सुख पावे, जैसे उड़ी जहाज को पंछी फिरी जहाज पर आवे, कमल नैन को छाड़ी मातम और देव को द्यावे, परम गंग को छाड़ी पियासो दुर्मति कूप खनावे, जिये मध्यकर अम्बुज रस सख्यो क्यों करील फल पावे। इसका अर्थ है मेरो मन अनंत का सुख पाए, यानी मेरा मन है वो परमात्मा के अलावा कहीं सुख प्राप्त नहीं कर सकता। जैसे उड़ी जहाज को पंछी फिरी जहाज पर आए, जैसे एक उड़ता हुआ पक्षी है वो जहाज से उड़ता हुआ वापस जहाज पर आ जाता है। कमल नैन को छाड़ी मातम देव को चाहे, कमल नैन यानी कमल जैसी आंखों को छोड़ करके, कमल जैसी आंखों वाले महात्मा को छोड़कर यदि कोई दूसरे देव को दाता है, परम गंग को छोड़ी प्यासो कुरुमुति कूप खनावे, यदि परम गंगा को छोड़ करके कोई व्यक्ति कुएं को प्राप्त करना चाहता है, जैसे मधुकर अम्बुज रसास्यो, जैसे मधुकर अर्थात भुआ, अम्बुज का मतलब होता है अम्बु यानी पानी में जन्म लेने वाला, यानी कमल के रस को प्राप्त कर लेता है। क्यों करील भावे, उसको कंटीली झाड़ियां हैं वो अच्छी नहीं लगती, या कंटीली झाड़ियों के फल वो अच्छे नहीं लगते। उपयुक्त पद्यांश का उचित शीर्षक है, उचित शीर्षक है तो इसका आ जाएगा मन को परमात्मा के अलावा कुछ अच्छा नहीं लगता। दूसरा प्रश्न, जहाज का पंछी उड़कर कहां जाता है? वापस जहाज पर आ जाता है, वापस जहाज पर
आ जाता है। अगले प्रश्न की बात करें, गंगा के जल को छोड़कर कुआं खुदवाने वाले व्यक्ति को कवि ने किसके समान कहा है? परम गंग को छोड़ी प्यासो दुर्मति खूब खवाए जी मधुकर अम्बुज रस क्यों? इसको बताया है मधुकर भंवरे किसके समान है? भंवरे के समान, भंवरे के समान। अगला प्रश्न है, करील के फल किसे अच्छे नहीं लगते? तो इसमें उत्तर आ जाएगा आपका भंवरे को। अगला, मेरो मन अनंत कहां सुख पाए पंक्ति का भावार्थ है। इसका अर्थ वही होगा कि मेरे मन को परमात्मा के अलावा कुछ भी अच्छा नहीं लगता, या परमात्मा के अलावा कहीं सुख की प्राप्ति नहीं हो सकती। प्यासो शब्द का अर्थ है, प्यासो शब्द का अर्थ हो जाएगा, छठे का हो जाएगा प्यास, छठे का हो जाएगा प्यासो, पांचवें का भी यही हो जाएगा। तो इस प्रकार से पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा और छठा। तो इस प्रकार से अपने 4 प्रश्न पूरे हो गए हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 5, समाचार लिखते समय कितने ककारों को ध्यान में रखा जाता है? परिचय लिखिए। समाचार लिखते समय वैसे तो ककार का मतलब होता है अक्षर से प्रारंभ होने वाले अक्षर, जिसमें वो प्रश्नात्मक होते हैं, उससे सब क्या पूछे जाते हैं? प्रश्न पूछे जाते हैं। तो समाचार लिखते समय लगभग 6 ककारों का ध्यान रखा जाता है। तो वे 6 ककार कौन कौन से होते हैं? एक होता है क्या, एक होता है किसके, क्या, किसके, कहां, कब, क्यों और कैसे। क्या, किसके, कहां, कब, क्यों और कैसे। इस प्रकार कैसे बनने वाले 6 ककारों का प्रयोग किया जाता है जब भी कोई समाचार लिखे जाते हैं। जब भी कोई समाचार लिखे जाते हैं तो उसमें 6 ककारों का प्रयोग किया जाता है। अच्छा तो यह ठहरा ड्रेसिंग ग्राउंड। अगला छठा प्रश्न है, अच्छा तो यह ठहरा ड्रेसिंग ग्राउंड कहते हुए उसकी आंखों में एक नमी चमक गई। सिल्वर वेंडिंग पार्ट के आधार उपयुक्त ढंग के भाव को स्पष्ट कीजिए। देखें, यशोधर बाबू की जब सालगिरह बनाई जा रही थी तो यशोधर बाबू अंत में अपने घर में गए और अंत में जब गिफ्ट खोले जा रहे थे तो उसका बड़ा बेटा है वो एक बड़ा सा गिफ्ट लेकर गया। वो बोला कि मैं आपके लिए ये लेकर के आया हूं, इसको खोल करके देखिए। एक बार तो यशोधर बाबू ने मना कर दिया, लेकिन फिर उसको खोल करके दिखाया कि ये क्या है? ड्रेसिंग गाउन है। आप सुबह सुबह दूध लेने के लिए जाते हैं तो आपको सर्दी लगती है, फटे फिलोवर पहन करके जाते हैं जो हमको अच्छा नहीं लगता, इसलिए आप इसको पहन करके जाए। तो उसको एक बार के दिए, इसमें 2 बातें दी है। एक तो देखो आंखों में नमी चमक गई, आंखों में नमी चमक गई का इसका तात्पर्य यह है कि बड़ा बेटा ये कह रहा है कि पापा जब दूध लेने के लिए जाते हो तो आप फटा फिलोवर पहन के जाते हो तो हमें अच्छा नहीं लगता, बल्कि उसको ये कहना चाहिए कि आप अब उम्र आपकी ज्यादा हो गई है इसलिए आप खुद दूध न लेकर आए, हम खुद ला दिया करेंगे। लेकिन बच्चे के द्वारा ऐसा न कह जाने के कारण यशोधर बाबू की आंखों में एक नमी आ गई। नमी का मतलब थोड़ी सी कमी महसूस हुई, से इस बात का दुख हुआ। अगले प्रश्न की बात करें, पहले ही दिन कक्षा में बैठने पर लेखक का मन खट्टा क्यों हो गया? झूठ पाठ के आधार पर बताइए। अब क्या हुआ, लेखक आनंद यादव ने अपनी मां के पीछे पड़कर और देसाई सरकार के पास जाकर अंत में विद्यालय में जाने का प्लान बना लिया। उसका प्लान है वो सक्सेसफुल हो गया। लेकिन जब वह पहले दिन गया तो कक्षा में सारे के सारे बच्चे उसके अनजान थे, सिर्फ 2 बच्चों को जानता था, वो उससे कमजोर थे। लेकिन वह कक्षा में बैठा तो वहां एक उदंडी बालक था, उसने क्या किया, उसने जो साफा पहन रखा था उसको उतारा और मेज पर रख दिया और मास्टर के द्वारा उनको एक बार मास्टर ने पूछा ये किसका है, तो उसने उसका नाम लिया। फिर जब आधी छुट्टी हुई तो सारे बच्चे उसकी खाक को खींचने लगे, काश को खींचने लगे। फिर पूरे दिन उसको एक कोने में बैठा रहना पड़ा। इस प्रकार उसे ऐसा लगा कि अब तो मेरा इस विद्यालय में रहना मुश्किल है, इसलिए उनका मन क्या हो गया था? खट्टा हो गया। अगला प्रश्न है, कैमरे में बंद अपाहिज कविता में रघुवीर साहनी ने किस सामाजिक विडंबना को उभारने का प्रयास किया है? जो जनसंचार माध्यम के जो संचालक है उनके ऊपर व्यंग्य किया गया। जो जनसंचार माध्यम के जो संचालक है उनके ऊपर व्यंग्य किया गया कि वो अपने कार्यक्रम को आगे बढ़ाने के लिए या लोगों को ज्यादा उसकी तरफ आकर्षित करने के लिए वो कहां तक गुजर सकते हैं। जिस प्रकार वो एक अपंग व्यक्ति को लाते हैं और अपंग व्यक्ति से विभिन्न प्रकार के
प्रश्न पूछे जाते हैं, तो यहाँ ये विडंबना दिखाई दी है कि किसी अपाहिज व्यक्ति या किसी जो ऐसा व्यक्ति हो जिसको अन्य की जरूरत हो, उसके साथ ऐसा व्यवहार कभी नहीं करना चाहिए। लेकिन जनसंचार माध्यम है वो उसके साथ गलत व्यवहार कर रहा है, क्योंकि वो अपने कार्यक्रम को क्या करना चाहता है, बढ़ावा देना चाहता है। लुट्टन के सिर पर कसरत की धुन कब सवार हुई? पहलवान के ढोलक पाठ क्या था बताइए। लुट्टन पहलवान जब छोटे थे तब उनके पिता की मृत्यु हो गई और सौभाग्यवश उसकी शादी हो चुकी थी, लेकिन शादी हो चुकी थी, उसका पालन पोषण किसने किया? उसकी सास ने किया। अब उसकी सास को गांव के अन्य लोग है वो उसको क्या करते थे? प्रताड़ित किया करते थे, उसको प्रताड़ना दिया करते थे। अब उससे बदला लेने के लिए लुट्टन क्या करने लगा? कसरत करने लगा, ताकि उससे उसका शरीर सुडौल बन जाए, उसमें ताकत आ जाए और उन लोगों से क्या करने लगे? बदला ले सके। इसलिए उन्होंने उसके सिर पर किसकी सवार थी? कसरत की धुन सवार थी। तो ये थे लघुतरात्मक प्रश्न। अगला प्रश्न संख्या 10 से 14 तक के उत्तर 60 से 80 शब्दों में लिखिए। जाति प्रथा को यदि श्रम विभाजन मान लिया जाए तो स्वाभाविक विभाजन नहीं है। पंक्ति को श्रम विभाजन और जाति प्रथा के आधार पर स्पष्ट कीजिए। अब डॉक्टर अम्बेडकर कहते हैं कि जाति प्रथा को श्रम विभाजन का आधार नहीं मानना चाहिए। यानी पहले क्या था? व्यक्ति को 4 भागों में बांटा गया, वैश्य, क्षत्रिय, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। अब ये माना गया क्या कि वहां क्या था? कर्म के आधार पर व्यक्ति को नहीं बांटा गया, जाति के आधार पर विभाजन किया गया कि जैसे जो जिस जाति में है वह वैसा ही काम करेगा। जैसे मैं किसी जाति विशेष का नाम नहीं ले सकता है, जैसे लोहार जाति का व्यक्ति है तो पहले उसको ये शक्ति नहीं थी उसके पास कि वो लोहे का काम छोड़ करके शिक्षक का काम करने लग जाए, उनको लोहे का काम करना पड़ता है। जैसे घड़े बनाने का काम कुम्हार जाति के द्वारा किया जाता है तो उनको वैसे ही काम किया जाता था। इस प्रकार व्यक्ति या डॉक्टर अंबेडकर कहते हैं कि व्यक्ति के अंदर जो क्षमता होती है, जो उसके गुण होते हैं, उसका क्या होता है? वो खत्म हो जाते हैं। वो अपने गुणों को और अपनी क्षमता को बढ़ावा नहीं दे सकता। इसलिए जाति प्रथा समाज के लिए क्या है? हानिकारक है। अगला, बाजार का जादू कैसे काम करता है? बाजार दर्शन पाठ के आधार पर बताइए। अब यहाँ एक लाइन थी कि बाजार का जादू है वो आंख के बल पर काम करता है। अब वो क्या करता है? बाजार का जादू आंखों को अपनी तरफ आकर्षित करता है। बाजार में इतनी चमक दमक होती है कि व्यक्ति नए प्रयास करते हुए उसकी तरफ आकर्षित हो जाता है और आकर्षित होकर के किसी ऐसे सामान को खरीद लेता है जिसकी वास्तव में उसको जरूरत नहीं होती। तो वह आंख के बल काम करता है, अर्थात आंखों को अपनी तरफ आकर्षित कर ही लेता है। अगला है, यह एक यात्रा है जो चिड़िया फूल से लेकर बच्चे तक की पंक्ति के आधार पर कविता के बहाने कविता के मूल संवेदना बताइए। अब मूल संवेदना क्या बताया है कि चिड़िया के फूल का और बच्चे का उदाहरण दिया है कि चिड़िया की सीमा वो है सीमित होती है, फूल का खिलना भी क्या सीमित होता है, फूल थोड़े समय के लिए खिलता है और फिर मुरझा जाता है। लेकिन बच्चा क्या करते हैं? समाज में समानता का कार्य करते हैं, एक घर से दूसरे घर में जाकर के जो हमारे अंदर भेदभाव फैला हुआ है, मतभेद फैला हुआ है, उसको दूर करने का प्रयास करते हैं। और साथ में ही बच्चे तक तो उसी प्रकार कविता भी क्या करती है? हमारे मन के भेदभाव को खत्म करके वास्तविक एकता स्थापित करने का कार्य करती है। जिस प्रकार बच्चे हैं लोगों के मन के उत्पन्न भेदभाव को दूर करके वास्तविक एकता स्थापित करते हैं, उसी प्रकार कविता भी हमारे मत भेदभाव को दूर करके वास्तविक एकता स्थापित करने का कार्य करती है। किस भी किसान कुल भिखारी ने भीख बल्ली छंद में तुलसीदास के अनुसार पेट की ज्वाला का समाधान क्या बताया? अब तुलसीदास ने बताया है कि किस भी किसान, यानी किसान को खेती का कार्य नहीं मिल रहा है, मजदूर को मजदूरी नहीं मिल रही है, नौकर को नौकरी नहीं मिल रही है, लोग पेट भरने के लिए यहाँ तक अपने बेटों को भेज रहे हैं, और पेट की आग को दुनिया की सबसे बड़ी आग बताया। और यहाँ तुलसीदास जी कहते हैं कि इस पेट की आग का समाधान सिर्फ धन रूपी या बादल रूपी श्याम ही कर सकते हैं। यदि बादल रूपी श्याम की हम पर कृपा होते ही तो हमारी गरीबी रूपी रावण जो हमारे अंदर ज्वाला के रूप में फैला हुआ है वो दूर हो सकता है। तो राम की कृपा या श्याम की कृपा को उन्होंने पेट की ज्वाला का समाधान बताया। अगले प्रश्न की बात करें, कृष्णदा के दिल्ली चले जाने के बाद यशोधरा बाबू ने कृष्णदा की किन किन परंपराओं को जीवित रखा? एक तो रामलीला के मूल्य अपना घर का कमरा दिया करते थे। दूसरा, जो कुमायनी स्त्रियां थी उनको अपने घर में आकर के जनेऊ बदलवाने का कार्य करते थे। जब भी होली या कोई प्रकार का त्योहार
मेहमान आता था तो उसके लिए वो घर से खर्चा भी लगाया करते थे। और अन्य बहुत सारी परंपराएं थी, जैसे सभी का आदर करना, अपने समान के जो व्यक्ति है उसको बड़े भाई के समान समझना। तो ऐसी परंपराएं थे जिसको जीवित रखने का कार्य किसने किया? किसनंदा ने किया। मोहनजोदड़ो की गलियों में घूमते लेखक को अनचाही राजस्थान का ख्याल क्यों आया? अतीत में दबे पांव की पाठ के आधार पर। एक बार क्या हुआ, लेखक मोहनजोदड़ो गया और मोहनजोदड़ो घूम रहा था, तो वहां उन्होंने वहां का जो वातावरण देखा ना, वो वातावरण उसको राजस्थान के वातावरण के समान दिखाई दिया। यद्यपि वहां हरियाली थी, लेकिन यहाँ हरियाली की कमी है, वहां सूनापन था लेकिन यहाँ सूनापन नहीं है। लेकिन फिर भी उन्होंने वहां के रोशनी को देखा, वहां के प्रकाश को देखा, उस प्रकाश को देखकर जितनी गर्मी यहाँ पर पड़ती है उतनी गर्मी उसको वहां पर दिखाई दी। लेकिन उसको अंतर ये समझाया कि राजस्थान की गर्मी है जो उसमें आंखें चौंध दिया जाती है, व्यक्ति एक बार के लिए कुछ दिखाई नहीं देता, लेकिन मोहनजोदड़ो में ऐसा नहीं है। दोनों में थोड़ा अंतर बताने की कोशिश की थी। अब फीचर कितने प्रकार के होते हैं समझाइए। अब फीचर अनेक प्रकार के होते हैं, वैसे फीचर के विभिन्न प्रकारों के नाम नहीं है, फीचर अनेक प्रकार के होते हैं। व्याख्यात्मक फीचर होता है, ऐतिहासिक फीचर होता है, भावरुचि फीचर होता है, व्यक्तिपरक फीचर होता है, विज्ञानपरक फीचर होता है, खेलकूद फीचर होता है, पारिवारिक फीचर हो सकता है, रेडियो फीचर हो सकता है, टेलीविजन फीचर होता है। ये इस प्रकार से अनेक प्रकार के होते हैं। अब सूचनाओं के मुख्य स्रोत कौन कौन से हैं? सूचनाओं के मुख्य स्रोतों में एक तो आ जाएगा आपका किताब, एक तो क्या आ जाएगी? किताब। एक आ जाएगी पत्रिकाएं, एक आ जाएगी पत्रिकाएं, एक आ जाएगा मानव स्रोत, एक क्या आ जाएंगे? मानव स्रोत। पत्र पत्रिकाएं सारी आ जाएगी। इसमें संस्थाएं आ जाएगी, जितनी भी संस्थाएं वो आ जाएगी। और फिर जनसंचार माध्यम आ जाएंगे, जिनसे हमें क्या मिलती है? सूचनाएं मिलती है। तो इस प्रकार से हमें ये नाम है लिखने का। अगला, निम्नलिखित पद्यांश की सह प्रसंग व्याख्या कीजिए। अब पद्यांश की जैसे ही व्याख्या करें तो व्याख्या में आपको मैंने बताया था कि सह प्रसंग व्याख्या जहां आ जाए, जहां सह प्रसंग व्याख्या आ जाए, वहां तीन बातों का ध्यान रखना है आपको। सबसे पहले लिखना है संदर्भ, और उसके साथ लिखना है प्रसंग, उसके बाद लिखनी है आपको व्याख्या, और इसको क्या बोल सकते हो? अर्थ। और इसके बाद क्या लिखना था आपको? विशेष। क्या लिखना था? विशेष। ये तीनों बातें यदि आपने लिखी है तो वह व्याख्या कौन सी कहलाती है? सह प्रसंग व्याख्या कहलाती है। तो देखो, वहां राम लक्ष्मणी निहारी, बोले वचन वनुज अनुसारी, अर्ध राति गई कपि नहीं आयु, राम उठाई अनुज उलायु, शकुन दुखी देखूं मोई कोई, बंधु सदा तो मृदुल स्वभाव, मम्मी लागी तजो कुतुमाता, सहे विक्रम ही मातवता। अब प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक कक्षा 12 हिंदी आरोह भाग 2 के कवि तुलसीदास द्वारा रचित लक्ष्मण मूर्छा राम विलाप द्वारा लिया गया है। इसमें जब लक्ष्मण मूर्छित हुए उसमें का वर्णन है, और इसमें तुलसीदास जी के माध्यम से राम लक्ष्मण को देखकर कहते हैं कि वहां राम लक्ष्मण निवारी, वहां राम है वो लक्ष्मण की तरफ देखने लगे, बोले वचन मनुष्य अनुसारी, और एक सामान्य मनुष्य की तरफ बोलने लगे। अर्ध रात्रि कोई कपि नहीं हुई, आधी रात हो गई लेकिन कपि अर्थात बंदर नहीं आया था, तो हनुमान जी अभी तक नहीं आए। राम उठाई अनुज लाई, और राम ने अपने छोटे भाई को अपने हृदय से लगा लिया। सकुन दुखी देखियो मैं कोई, हे भाई तुम मुझे कभी दुखी नहीं देख सकते थे। बंधु सदा तम मृदुल स्वभाव, हे भाई तुम्हारा स्वभाव मेरे लिए हमेशा ही मीठा रहा है। मन मित लागी तजो तुझ माता, तुमने मेरे हित के लिए अपने माता पिता का त्याग किया था। सहे विपिन हिम वाता, और सहन किया था विपिन जंगल में आकर के हिम बर्फ आतप रोशनी वाता हुआ, हवा को गर्मी सर्दी और हवा को यहाँ पर आकर के सहन किया था। अर्थात यहाँ तुमने मेरे लिए सब कुछ सहन किया, इसलिए आप मेरे लिए एक बार के लिए उड़ जाओ। अब भाषा की बात करें तो यहाँ अवधि भाषा का प्रयोग है, और इसमें अनुप्रास अलंकार का प्रयोग मिल जाएगा आपको, और यहाँ करुण रस का प्रयोग है। विशेष रूप से किसका प्रयोग है? करुण रस का प्रयोग है, करुण रस का प्रयोग है। तो इस प्रकार से ये व्याख्या करनी थी, जिसमें आपको विशेष लिखना है, प्रसंग और संदर्भ लिखना है, और अर्थ और व्याख्या लिखनी थी। अगला है निम्न गद्यांश की सह प्रसंग व्याख्या कीजिए।
फूल है, शीर्ष है, बसंत के आगमन के साथ लहक उठता है, आषाढ़ तक जो निश्चित रूप से मस्त बना रहता है, मन रम गया तो भरे बादों में निर्दांध फूलता रहता है, जब उमस से प्राण उबलता है और लू से हृदय सूखता रहता है, एकमात्र शीर्ष कालजयी अवधूत की भांति जीवन की अजयता का मंत्र प्रचार करता है। प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक कक्षा 12 हिंदी अनिवार्य आरोह भाग 2 के कवि हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा ललित निबंध शीर्ष के फूल से लिया गया है। इसमें शीर्ष के माध्यम से कवि है वो व्यक्ति को सचेत करते हुए कहते हैं, यहाँ फिर अर्थ और व्याख्या लिखेंगे। कवि हजारी प्रसाद द्विवेदी कहते हैं कि फूल है शीर्ष, यानी फूल तो एक शीर्ष का होता है, बसंत आगमन के साथ लगता है। जब बसंत का मौसम आता है उस समय उसके ऊपर अनेक प्रकार के फूल आ जाते हैं। आषाढ़ तक तो निश्चित रूप से मस्त बना रहता है, यानी वो फूल है वो आषाढ़ के महीने तक जरूर खिले रहते हैं। मन रम गया तो भरे बादों में निर्दांध फूलता रहता है। यदि मौसम सही रहा तो वो फूल है वो लगातार भादवे के महीने तक खिले रहते हैं। जब उमस से प्राण उबलता रहता है और लू से हृदय सूखता, जब व्यक्ति उमस के कारण, गर्मी की उमस के कारण उसके प्राण निकलने को हो जाते हैं, लू से हृदय सूखता रहता है, लू के कारण व्यक्ति का हृदय वो सूख जाता है, उस समय एकमात्र शीर्ष कालजयी अवधूत की भांति, उस समय एकमात्र शीर्ष है वो कालजयी अवधूत का मतलब हर समय में एक जैसा व्यवहार रखने वाला कालजयी अवधूत की भांति जीवन की अजयता का प्रचार करता है। वो जीवन में ऐसे रहता है, जीवन से कभी हार नहीं मानता है। उसी प्रकार व्यक्ति को अपने जीवन में कभी हार नहीं माननी चाहिए। तो भाषा हिंदी भाषा का प्रयोग है और इसमें अन्य कोई जैसे कालजयी शीर्ष को कालजयी अवधूत के समान बताया, तो ये दो बातें यहाँ पे लिख सकते थे। अंधेरी रात चुपचाप आंसू बहा रही थी, निस्तब्धता कलुषित क्यों राहों को बलपूर्वक अपने हृदय से दबाने की चेष्टा कर रही थी। आकाश में तारे चमक रहे थे, पृथ्वी पर कहीं प्रकाश का आना नहीं। आकाश से टूटकर यदि कोई भावुक तारा पृथ्वी जाना भी चाहता तो उसकी ज्योति और शक्ति रास्ते में शेष हो जाती, अन्य तारे उसकी भावुकता और असफलता पर खिलखिलाकर हंस पड़ते। यहाँ ये जो पाठ है वो फणीश्वर नाथ रेणु द्वारा लिखित पहलवान की ढोलक से लिया गया। हिंदी के एक लेखक फणीश्वर नाथ रेणु द्वारा रचित पहलवान की ढोलक नामक पाठ से लिया गया। हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी आरोह भाग 2 के लेखक फणीश्वर नाथ रेणु द्वारा रचित पहलवान की ढोलक नामक पाठ से लिया गया है। इसमें लेखक फणीश्वर नाथ रेणु उस रात्रि का वर्णन करते हुए कहते हैं कि उस गांव में अंधेरी रात चुपचाप आंसू बहा रही थी, अर्थात रात कैसी थी, अंधेरी थी, अमावस्या की काली रात थी, चुपचाप आंसू बहा रही थी, ओस भी आई हुई थी, निस्तब्धता करुण शिष्यों राहों को बलपूर्वक अपने हृदय में दबाने की चेष्टा, निस्तब्धता थी, किसी प्रकार की आवाज नहीं आ रही थी। करुण शिष्यों जो लोगों के द्वारा शिष्कियां भरी जा रही थी, दुख भरी और आहें भरी जा रही थी, उसको भी वह दबाने की चेष्टा कर रही थी। आकाश में तारे चमक रहे थे, पृथ्वी पर कहीं आकाश नहीं, क्योंकि अमावस्या की रात थी, तारे तो यद्यपि चमक रहे थे लेकिन उसकी रोशनी है वो धरती पर नहीं आ रही थी। आकाश से टूटकर यदि भावुक तारा पृथ्वी पर जाना भी चाहता तो उसकी ज्योति और शक्ति रास्ते में शेष हो जाती। यदि आकाश से तारा अपनी रोशनी बिखेरने का प्रयास करता तो काली रात इतनी थी कि उसकी रोशनी है वो रास्ते में खत्म हो जाती। उसी प्रकार अगर कोई व्यक्ति प्रयास करता, साहसपूर्वक प्रयास करता अपने जीवन को आगे बढ़ाने का, तो वह अन्य लोगों को देख करके या भय के कारण वहीं पर दब जाता। अन्य तारे उसकी भावुकता और असफलता पर खिलखिलाकर उठते, यानी अन्य व्यक्ति जो उसके साहस को देखकर एक बार के लिए उनके हृदय के अंदर जो थोड़ी भावना थी वो भी क्या हो जाती, खत्म हो जाती। अगला प्रश्न, निर्देशक अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान दिल्ली द्वारा बिजली उपकरणों की आपूर्ति होते निर्धारित प्रारूप में एक निविदा तैयार कीजिए। तो निविदा तैयार करने से पहले सबसे हमने कार्यालय का नाम और पता लिखना होता है। तो कार्यालय का नाम क्या है, अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान दिल्ली, ये कार्यालय का नाम व पता। इस तरफ हम क्या लिखेंगे, क्रमांक लिखेंगे। वो क्रमांक का मैंने आपको बताया था, क्रमांक कैसे लिखेंगे, अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान ओब्लिक लगा के दिल्ली और फिर 6302 जो भी संख्या है, इसके बिल्कुल सामने क्या लिखेंगे, दिनांक लिखेंगे। जैसे आज 24 मार्च है तो क्या लिख देंगे, 24 मार्च 2025। इसके बाद बीच में नाम लिख देंगे निविदा,
तो अब इसको कैसे लिखेंगे? भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान दिल्ली द्वारा सीलबंद निविदाएं आमंत्रित की जाती है। सीलबंद निविदाएं आमंत्रित की जाती है। ये निविदाएं हैं वो, जैसे यहाँ 24 है तो कोई तारीख चेंज करके 27 मार्च 2025 तक दोपहर 2 बजे तक स्वीकार की जाएगी। फिर बाद में समस्त निविदा कर्ताओं के समक्ष 27 मार्च 2025 साढ़े 5 बजे खोली जाएगी। समस्त निविदाकर्ताओं के समक्ष क्या की जाएगी? खोली जाएगी। और फिर विवरण लिखना है। फिर क्या लिखना है? विवरण लिखना। और विवरण में मैंने आपको कॉलम बताए थे, वो कॉलम बनाने थे। एक आ जाएगा क्रम संख्या, फिर जो भी सामग्री का विवरण है, फिर धरोहर राशि, फिर अनुमानित राशि, फिर खोलने की दिनांक और फिर प्राप्त करने की दिनांक और फिर खोलने की दिनांक। इस प्रकार से आपको 7 कॉलम बढ़ाने थे। तो यह क्या आ जाएगा? क्रमांक आ जाएगा, यहां सामग्री का विवरण आ जाएगा, यहां धरोहर राशि अनुमानित राशि आ जाएगी, यहां धरोहर राशि आ जाएगी, या प्राप्त करने की दिनांक, निविदा प्राप्त करने की दिनांक, वह समय और खोलने की दिनांक, वह समय। तो क्रमांक में 1 हो जाएगा। अपने को क्या मंगवाने? बिजली उपकरणों की आपूर्ति हेतु। बिजली उपकरणों की आपूर्ति हेतु जैसे अपने को पंखा मंगाना है और पंखों की संख्या कितनी है? 100 पंखे मंगवाने हैं। तो अनुमानित राशि की बात करें तो जैसे 1 लाख रुपए हो गए। क्या हो गए? 1 लाख रुपए हो गए। इसकी धरोहर राशि के रूप में जैसे 2000 रुपए हो गए। धरोहर राशि कितनी हो गई? 2000 रुपए। ये 27 मार्च हो जाएगी। 27 मार्च दोपहर 2 बजे। फिर यहां भी क्या आ जाएगी? 27 मार्च 2025 और साढ़े 4 बजे। और यहां आ जाएगा आपका एक और कॉलम रह जाएगा जिसका नाम है प्रपत्र शुल्क। क्या हो जाएगा? प्रपत्र शुल्क। और प्रपत्र शुल्क में जैसे यहां 100 रुपए, प्रपत्र शुल्क के कितने हो गए? 100 रुपए। इसी प्रकार आपको विवरण देना है। इसी प्रकार क्या देना है आपको? विवरण देना है। जैसे बिजली उपकरण में अन्य की बात कर ले, जैसे पंखा है, जैसे कोई लाइटें हैं, ट्यूबलाइट लिख दें, जैसे ट्यूबलाइट होगी या बल्ब हो गए, जो भी है, ये ऐसे कॉलम बना करके इसको पूरा करना था। और नीचे शर्तें लिखनी थी। शर्तें में क्या? जो राशि है वो डिमांड ड्राफ्ट द्वारा स्वीकार की जाएगी और जो अंतिम निर्णय है वो अधोस्थ हस्ताक्षरकर्ता का होगा। अन्य की बात करें तो यदि समय पर काम नहीं हो पाया तो उसकी धरोहर राशि को क्या कर लिया जाएगा? धरोहर राशि को जब्त कर लिया जाएगा। और नीचे हस्ताक्षर किसके हो जाएंगे? निर्देशक के। नीचे किसके हस्ताक्षर हो जाएंगे? निर्देशक के। इस प्रकार से आपको क्या लिखनी थी? एक निविदा लिखनी थी। क्या लिखनी थी आपको? एक निविदा लिखनी। अगले प्रश्न की बात करें, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड उत्तर प्रदेश द्वारा पाठ्य पुस्तक विक्रेताओं को बोर्ड कार्यालय इलाहाबाद में पंजीयन करवाने हेतु एक विज्ञप्ति लिखिए। वही विज्ञप्ति में वही आएगा। सबसे पहले क्या आएगा? कार्यालय का नाम। तो कार्यालय कौन सा है? माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान नहीं दिया है, माध्यमिक है उत्तर प्रदेश। यहां पर आ जाएगा क्रमांक वैसे ही बनाना है। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड उत्तर प्रदेश, कोई भी संख्या ओब्लिक, यहां बिल्कुल दिनांक, जैसे आज की तारीख लिख दें 2025। फिर बीच में क्या लिखना है अपने को? यहां पर विज्ञप्ति लिखनी है तो विज्ञप्ति लिख दें। और विज्ञप्ति लिखने के बाद इसको क्या करें? प्रारंभ करें। क्या करेंगे? प्रारंभ करेंगे। तो क्या लिखेंगे? उत्तर प्रदेश के समस्त पुस्तक विक्रेताओं को सूचित किया जाता है कि जो पाठ्य पुस्तकें प्रकाशित है
उसका विक्रय करने के लिए पंजीकृत करवाना आवश्यक है। जो पाठ्य पुस्तकें जारी की गई है उसका पंजीकरण करवाना क्या है, आवश्यक है। यह पंजीकरण 25 जनवरी को निर्धारित प्रपत्र में प्रपत्र प्राप्त करके पंजीकरण प्रपत्र और सेवाएं वेबसाइट पर प्राप्त करके की जा सकती है। यानी यह प्रपत्र भर करके जमा करवाएं और अन्य जो भी जानकारी प्राप्त करनी है वो किससे मिल सकती है, आपको वेबसाइट से प्राप्त कर सकती है। कहने का मतलब उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा जो पाठ्य पुस्तकें हैं उसका विक्रेताओं, जो पुस्तक विक्रेता है उसको पंजीकरण करवाना आवश्यक है और पंजीकरण निर्धारित प्रपत्र में भरकर जमा करवाएं और जो भी जानकारी अन्य जानकारी है, शर्तें आदि की जानकारी है वो वेबसाइट से प्राप्त की जा सकती है। और अंत में आपको क्या लिखना था, सचिव हो जाएगा। सचिव किसका है, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड इलाहाबाद। और कहा ये, उत्तर प्रदेश। कहां पर है, उत्तर प्रदेश। इस प्रकार से आपको क्या लिखनी थी, विज्ञप्ति। क्या लिखनी थी, विज्ञप्ति। विज्ञप्ति और निविदा में एक लिखना था, विज्ञप्ति और निविदा में एक लिखना था। यदि दोनों में से एक लिखा है तो आपका बिल्कुल सही हो सकता है। और अंतिम प्रश्न है आपका, निम्न विषय में से किसी एक विषय पर लगभग 300 शब्दों में निबंध लिखिए। और निबंध आपने लिख दिया हो, विवाहित कुछों से बढ़ता दिखावा, हमारे बुजुर्ग, हमारी धरोहर, पहला शैक्षिक भ्रमण और बढ़ती सड़क दुर्घटनाएं, कारण और निवारण, ये आपने लिख दिया होगा। तो सभी को धन्यवाद। और ये था आपका